जी ने कई स्थानों पर क्या किया, सत्याग्रह किया। और ध्यान रखें प्रिय मित्रों, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह, एक ध्यान रखना, 1915 में 1915 में भारत यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं कानून की पढ़ाई करके। कौन सी पढ़ाई करके, कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं, 1915 में आते हैं। 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहला अपना भाषण वही देते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, वाह गांधी जी, आप तो पूरे भारत में छा गए, आप तो इतना अच्छा बोलते हो, आप यदि यहां पर इतनी बढ़िया गांवों की बातें करते हो तो आपको गांवों का दौरा करना चाहिए। हमें पता है ना, घोचा करने वाला तो हर जगह होता है। गांधी जी फिर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लेते हैं, कहते हैं आपने मेरी आंखें खोल दी, आज से यह बंदा उठाया लाठी, लगाया चश्मा और पूरे गांव में भ्रमण करेगा। तो इसके बाद में सबसे पहले देखो गांधी जी कहां जाते हैं प्रिय मित्रों, गांधी जी कहां जाते हैं, गांधी जी चले जाते हैं 1916 में, वहीं 1916 में, 1917 में और 1918 में सबसे पहले जाते हैं चंपारण में। चंपारण में देखो गांधी जी चले जाते हैं, इसका मतलब चंपारण आएगा 1916 में। और यहां पर नील की खेती जो किसान कर रहे थे उनके जो हैं उनके लिए आंदोलन करते हैं। 1917 में कहां जाते हैं, 1917 में खेड़ा गुजरात में जाते हैं, दूसरा सत्याग्रह करते हैं। तीसरा सत्याग्रह करते हैं अहमदाबाद में, जो मिल श्रमिकों के जो होते हैं, मिल श्रमिकों का जो शोषण हो रहा था प्रिय मित्रों, इनको आप पाठ में पढ़ना, उनके लिए क्या करते हैं, सत्याग्रह। तो सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह कहां किया था, तो आप ध्यान रखना 1916 में किया था। कहां पे किया था प्रिय मित्रों, चंपारण में पहला सत्याग्रह। फिर है आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ। तो यह आंदोलन 1921 में कौन सा प्रारंभ हुआ था प्रिय मित्रों, असहयोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कलर के अंदर लिखते हैं। तो चलिए प्रिय मित्रों, एक नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जो है प्रिय मित्रों, यहां पर जो आंदोलन होता है सबसे पहले एक ध्यान रखना, एक कान आपका क्या होता है प्रिय मित्रों, कान है, यह ध्यान रखना कान। यह शब्द आप याद रखोगे, असहयोग आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। का मतलब है प्रिय मित्रों कानपुर में, कानपुर में, और नैक का मतलब है नागपुर में, नागपुर। यह आपके नाम समझ में आ गए, पहले कान आएगा फिर नाक आएगा। यदि आप अपने यानी हाथ को पीछे से आगे की तरफ लाते हैं, पहले कान फिर नाक आता है। अब देखिए हम कहते हैं यानी कान और नाक ये कब हुए थे प्रिय मित्रों, तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहां पर क्या होता है, एक हमें ध्यान रखना, कान और नाक हैं वो क्या होने चाहिए, एकदम सीध में होने चाहिए, सीध में होना चाहिए। तो सी का मतलब सितंबर में, कानपुर अधिवेशन सितंबर में हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर में हुआ। और डेट दोनों की 1920 में है। इनमें तो प्रिय मित्रों कानपुर अधिवेशन में तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कि ऐसा होना चाहिए, और इस नागपुर अधिवेशन में इसको मंजूरी दे दी गई और यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब, तो दिसंबर के बाद प्रिय मित्रों जनवरी आता है, तो 1 जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन क्या है, प्रारंभ किया गया। तो मुझे आप बताइए प्रिय मित्रों, रटने की जरूरत नहीं है, असहयोग आंदोलन या हम कहें असहयोग व खिलाफत आंदोलन यह कब प्रारंभ हुआ, तो प्रिय मित्रों प्रारंभ तो हुआ था जनवरी 1921 में। अब इनका प्रिय मित्रों आपको कहे पहले इसे प्रस्ताव कहां पे रखा गया, तो कानपुर में रखा गया था, और इसे पारित कहां किया गया, नागपुर में। अब मैं कहूं कान और नाक सीध में होने चाहिए, तो सितंबर, दैक का मतलब दिसंबर में, और डेट आपको पता होनी चाहिए 1920 में और 1921 में यह प्रारंभ हुआ था, यह ध्यान रखना प्रिय मित्रों। और यहां पर
असहयोग आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को कहां से मिली? गांधी जी की एक किताब है प्रिय मित्रों, हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज है, जो 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई? 1909 में। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के सहयोग से ही अपना शासन चला रही है, तो क्यों न हम अपना सहयोग वापस ले ले, जिससे ब्रिटेन के जो लोग हैं या ब्रिटिश सरकार है अपने आप वापस अपनी ब्रिटेन चली जाएगी। तो इसे कहते हैं असहयोग, यानी हमें इन ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटेन के लोगों का सहयोग नहीं करना है। इसमें सबसे पहले ज्यादा सक्रिय कौन रहा? ध्यान रखना, शहरी मध्यम वर्ग रहा था। फिर यह इसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन गांवों में भी फैल गया था। इसमें प्रिय मित्रों क्या है कि विद्यालय में पढ़ने वाले लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, और टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया था, और वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी थी प्रिय मित्रों। और गांव की जो महिलाएं हैं, इन्होंने क्या किया था? गांव की महिलाएं तथा पुरुषों ने मिलकर विदेशी वस्त्रों की क्या है, होली जला दी थी। तो यह असहयोग आंदोलन में हुआ। लेकिन एक दुर्भाग्यवंश क्या है, गोरखपुर यूपी में 5 अप्रैल 1922 को प्रिय मित्रों चोरा चोरी कांड होता है, जिससे गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फरवरी माह 1992 में कौन सा कांड हुआ? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, फरवरी 1922 में जो कांड हुआ था उसका नाम है 1992 की जगह 1922 हो जाएगा। यहां पे हुआ था, अभी मैंने कहा 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसका परिणाम यह रहा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब चलिए प्रिय मित्रों, गांधी इरविन समझौता भारत माता की छवि को चित्रित किया था। किसने भारत माता की छवि को बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो प्रिय मित्रों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। टैगोर ने भारत माता की छवि को बनाया था। यह प्रश्न थोड़ी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। चलिए, रोलेक्ट एक्ट क्यों लगाया गया? भारत के किस विधेयक को काला कानून कहा जाता है, उसका विरोध क्या है? तो प्रिय मित्रों, इसका मतलब यही है कि हमारी जो भारत में राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, उनको कुचलने के लिए, यानी संदेह के आधार पर आप बिना मुकदमा चलाए ही व्यक्ति को 2 साल तक जेल में बंद रख सकते हो। तो ये तो एज ए काला कानून हो गया। मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई थाना है और थाने वाला कर्मी को संदेह हो जाता है कि किसी व्यक्ति पे ये तो अफीम बेचता है, कोई मान ले कह दे कि भाई कैलाश जी पारिक तो अफीम और डोडा बेचते हैं, तो मान लीजिए थाना वाला उसे पूछेगा ही नहीं, ना ही कोई तलाशी लेगा, कहेगा वो कैलाश जी गाड़ी में बैठो, और पटक दिया थाने में, कहा 2 साल तक रहना है। को कुचलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने के लिए लागू किया गया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसका विरोध। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? प्रिय मित्रों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। और इस दिन कौन सा त्योहार था? तो सिखों का था प्रिय मित्रों, जो बैसाखी का त्योहार था। अब चले नेक्स्ट प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन कब और क्यों किया गया? तो प्रिय मित्रों, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिए, छप गया है। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बंबई में किया गया, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा करने के लिए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम बताओ? तो प्रिय मित्रों, यहां पर छपा छपाया नाम मिलता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी हैं, और उन्होंने कब लिखी थी? 1909 में इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है,
इमिग्रेशन एक्ट क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रिय मित्रों, ये सीबीएसई 2016 में है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में बना था। इसके तहत बागान में काम करने वाले मजदूर बिना इजाजत के बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। और इसका विरोध कब हुआ प्रिय मित्रों? सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसका एक्ट का विरोध किया था। बागानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाजत के ही बागान से बाहर भाग गए। का अब तो हमें आजादी चाहिए, हम आपका काम नहीं मानेंगे। आपने कहा था नहीं जाना है, देखिए डंडा कूद के जा रहे हैं। और वो क्या किया? अपने घर आके सो गए। तो यहां पे ध्यान रखना प्रिय मित्रों, यह इस प्रकार का मजदूर बिना इजाजत के बागानों से बाहर नहीं जा सकते। फिर है प्रिय मित्रों, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया था? तो वही बात आ रही है, चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। यह घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में और कब रखी? तो प्रिय मित्रों, पूर्ण स्वराज की मांग है वो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में रखी। समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रिय मित्रों, यहां पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें चाचा नेहरू भी हम कहते हैं। चलिए प्रिय मित्रों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इन समझौते की मुख्य बात क्या थी? तो प्रिय मित्रों, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इन समझौतों के माध्यम से गांधी जी ने लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति प्रदान की, लेकिन गांधी जी वहां पर नाराज होकर वापस आ गए थे। इस समझौते में देखिए, गोलमेज सम्मेलन है क्या? एक मेज होती है गोल गोल, इसके चारों तरफ बंदों को बिठा दिया जाता है, एक बीच में मेन अधिकारी बैठ जाता है और कहता है भैया अब अपनी बातें को रखिए। इसे कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। पहला, दूसरा, तीसरा, गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे में पहला होता है 1930 में, दूसरा होता है 1931 में, तीसरा होता है 1932 में। तो 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लूंगा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया। चलिए प्रिय मित्रों, यह किसने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं? यह कहा था शहीद भगत सिंह ने। प्रिय मित्रों, किसने कहा? शहीद भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1930 में किसने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था? तो प्रिय मित्रों, यहां पर आता है 1930 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह भी आप ध्यान रखें प्रिय मित्रों। चलिए नेक्स्ट, पूना समझौता कब और किन किन के मध्य हुआ था? तो प्रिय मित्रों, पूना समझौता होता है 19 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो प्रिय मित्रों, आनंद मठ उपन्यास लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो नेक्स्ट चलिए प्रश्न के अंदर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? संक्षेप में लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय मित्रों, बड़ा प्रश्न आएगा, उभर के आएगा और यह धमाका करके जाएगा। तो यहां पर यदि प्रिय मित्रों हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखें तो चलिए, यहां पर मतलब कहां से प्रारंभ होता है? से का मतलब हम कहें प्रिय मित्रों तो से का मतलब हमारे पास में आएगा साबरमती। साबरमती से कहां तक चलता है? ये दांडी तक यात्रा चलती है इनकी। और यह इनकी दूरी कितनी है? तो आप बता सकते हैं, यानी दिन में कितने घंटे होते हैं?
24 घंटे आप पढ़ते कितना हो, आप कहोगे हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो 240 किलोमीटर की दूरी, साबरमती से डांडी के बीच की दूरी 240 किलोमीटर होती है। अब हमें कहीं कितने अनुयायी होते हैं प्रिय मित्रों, तो यहां पर यदि हम बात करें तो 78 अनुयायियों के साथ में ये जाते हैं। और कब पहुंचते हैं प्रिय मित्रों, 6 अप्रैल को। देखिए 12 मार्च को तो ये प्रारंभ करते हैं यात्रा, 12 मार्च 1930 को, यानी स्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन का मतलब अब गांधी जी सोच लेते हैं अंग्रेजों को तो क्या करना है, मारना है। क्या करना है, मारना है। तो प्रिय मित्रों मारना, मैं का मतलब क्या आएगा, आप बताओ, मार्च आएगा ना, बिल्कुल। और मारना है, मरते ही 12वां होता है, तो 12 मार्च हो गया। और हम लगा देंगे 1930, तो 12 मार्च 1930 को स्वज्ञ आंदोलन के लिए गांधी जी उठाई लकड़ी और अपने अनुयायियों के साथ में लगाया चश्मा, साबरमती से टाप गालते हैं और 240 किलोमीटर की यात्रा करके डांडी पहुंच जाते हैं। और वहां करते क्या हैं, वहां पे पार्टी नहीं करते हैं प्रिय मित्रों, वहां पर वो क्या करते हैं, पानी को उबालकर नमक बनाते हैं। और 12 का आधा कितना होता है, 6, तो 6 मार्च के बाद में अगला दिन आता है अप्रैल, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और इनमें होता क्या है, वही बात है प्रिय मित्रों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, होली जलाई जाती है। और वही बात, बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ना छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, उनके तो मौज बन जाती है, जैसे कोरोना में मौज बनी थी। अध्यापक कहते हैं साहब हम नहीं पढ़ाएंगे, वकील वकालत कर देते हैं। तो और इस प्रकार से क्या होता है, यह आंदोलन चलता है। प्रिय मित्रों रेशम मार्ग क्या है, तो प्रिय मित्रों रेशम मार्ग एक्चुअल में है क्या, रेशम मार्ग चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए एशिया है और ये यूरोप है और ये क्या है, अफ्रीका। कौन सा, अफ्रीका। तो रेशम मार्ग यूरोप और यहां पर इतने इलाकों को ही जोड़ता है, तो हम कहेंगे एशिया को, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला मार्ग क्या कहलाता है, रेशम मार्ग कहलाता है। यह ध्यान रखें प्रिय मित्रों, यानी रेशम मार्ग क्या कहलाता है, रेशम मार्ग क्या है, यानी एशिया, यूरोप व उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला, उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, रेशम मार्ग कहलाता है। फिर नेक्स्ट है अमेरिका का क्या तात्पर्य है, तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम बात करते हैं इस प्रकार से, ये उत्तरी अमेरिका है, इधर ये दक्षिण अमेरिका है, यहां पर जमैका है, इस प्रकार से क्यूबा, हैती है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह को मिलाकर अमेरिका कहा जाता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे अमेरिका का अर्थ क्या होता है। फिर है क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप से पहुंचा था, तो प्रिय मित्रों क्या है कि यदि हम बात करें इस प्रकार से, मान लीजिए ये यूरोप है और इधर भारत है और इधर क्या है, ये अमेरिका है। तो यूरोप से देखिए जो 2 नाविक चले थे, फिर बाद में क्या होता है कि प्रिय मित्रों यहां पर वास्को डिगामा आता है, वो भारत की समुद्री मार्ग की खोज करता है। यहां पर क्या करता है प्रिय मित्रों, यहां पर यदि हम देखें तो पहले क्रिस्टोफर कोलंबस कहता है ये एक्चुअल में निकले तो भारत की खोज, यानी खोज करने के लिए ही निकले थे, भारत की समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए कि भारत है कहां पर। तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें तो यहां से क्रिस्टोफर कोलंबस यहां निकलता है, लेकिन क्या होता है प्रिय मित्रों, यहां बीच में आपको पता है एक अफ्रीका महाद्वीप आता है, ये यहां से, अब ये क्या है, समुद्र है, ये घेर इधर डालना होता है, लेकिन ये अपने जहाज का घेर इधर डाल लेता है, तो एक्चुअल में ये कहां पहुंचेगा, अमेरिका पहुंचेगा। तो अब क्या होता है, इसके बाद वास्को डिगामा आता है, वास्को डिगामा को पता है ये तो इधर गया, अमेरिका मिला, मैं इधर मुड़ूंगा, इधर मुड़ता मुड़ता ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है, यानी इस समुद्री जो है इसके आसपास भारत की जो कौन खोज करता है, वास्को डिगामा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से अमेरिका महाद्वीप की खोज करता है, ये ध्यान रखें, अमेरिका की खोज कौन करता है, क्रिस्टोफर कोलंबस करता है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश सम्मिलित थे, तो प्रिय मित्रों हम कह सकते हैं एक ही शब्द याद रखना, बफर, बफर याद रखना, बर्फ याद है ना आपको प्रिय मित्रों, चलिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, बफर तो और आपको याद नहीं रहेगा, बर्फ तो आपको याद रह जाएगी जब आप बर्फ,
बस यही तो मित्र राष्ट्र थे प्रिय मित्रों। बै का मतलब ब्रिटेन, रे का मतलब रूस, फै का मतलब फ्रांस। तो देखिए गर्मी आ रही है, बर्फ भी टचकानी चाहिए, तो यहां बर्फ का मतलब हो गया ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र की श्रेणी में थे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता, यह कथन किस भाई साहब का है? तो प्रिय मित्रों ये कथन है हेनरी पतुलो का। देख कपड़ों का मतलब पतलून ढीली हो गई कहते हैं ना, तो हेनरी पतलून का। भारत में सन 1857 में पहली कपड़ा मिल कहां पे स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है बंबई। कहां पे की गई थी? बंबई में। जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र लगाया? तो आंसर होगा 1912 में लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कोर्डिंग क्या है? प्रिय मित्रों समझिए ये प्रश्न आपके 100% छप चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोर्डिंग क्या है? तो कोर्डिंग यानी कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखें, एक बार अच्छे से समझे, कार्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? तो प्रिय मित्रों यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति की थी बुनकरों का निरीक्षण करने के लिए। आपने न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द करें, और भी तमाम फैक्ट आपको मजे और इंजॉय के साथ मिलते रहेंगे। देश में पहली जूट मिल कब और किस राज्य में स्थापित हुई? तो प्रिय मित्रों यहां पर हम कह सकते हैं 1855 में सर्वप्रथम देश की पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। और हम यहां पे कह सकते हैं प्रिय मित्रों, जूट आपको कहीं झूठ बोले, आप कहते हैं ना ना मैं नहीं बोलता तो प्रिय मित्रों आप अपने दोनों हाथों की अंगुलियां हिलाकर बात करते हैं तो एक हाथ में 5 अंगुली तो दूसरे में 5 होती है, तो 1855 हो जाती है जूट मिल। और यहां पर पश्चिम बंगाल आपको पता है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो 1855 में पश्चिम बंगाल में। फिर है प्रिय मित्रों किस वर्ष मद्रास में पहली कताई मिल स्थापित की गई थी? तो प्रिय मित्रों 1874 में 1874 में मद्रास में पहली कताई मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बंबई के उन 2 उद्योगपतियों के नाम लिखिए जिन्होंने 19वीं शताब्दी में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। तो डिनसो पेटिट व जमशेदजी नुसरवान रतन टाटा। फिर है प्रिय मित्रों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित हुई? तो यहां पर मुद्रण की तकनीकी है वो प्रिय मित्रों चीन में हुई थी। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो चलिए यहां पूर्ण है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में यूरोप में जन सामान्य के बीच वैधानिक विचारों की प्रसिद्ध होने में निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो जनता का कार्य और कारणों के बीच आइजैक न्यूटन के मुद्रित विचार बिल्कुल हैं। और फिर दूसरा हमारे पास में है छापे खाने का विकास बिल्कुल है। परंपरागत कुलीन वर्गों ने पक्ष लिया, यह भी है, लेकिन यह वाला विकल्प नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय मित्रों बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। यहां पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र का प्रथम मुद्रित संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ था? तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम बात करें कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र का प्रथम मुद्रित संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। और यह कलकत्ता जगह नक्शा में देख के जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रिय मित्रों 1848 में योहान गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो इसने पहली पुस्तक छापी बाइबिल। मार्टिन लूथर कौन था? तो प्रिय मित्रों मार्टिन लूथर जर्मनी का एक क्या था? मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। उन्होंने कैथोलिक चर्च की बुराइयों की आलोचना और 95 स्थापनाओं का लेखन किया। उनके छपे हुए लेखों के कारण धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यानी मार्टिन लूथर जर्मनी का एक धर्म सुधारक
था। राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब किया? तो प्रिय मित्रों इसका करेक्ट आंसर होगा 1821 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक 1871 में ज्योतिबा फुले ने क्यों लिखी थी? तो प्रिय मित्रों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जाति प्रथा के अत्याचारों को सार्वजनिक करने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1871 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? इसे कब लागू किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय मित्रों। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों लागू किया गया? तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लागू किया गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र में छपे समाचारों व संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार मिल गया था। तो नेक्स्ट है प्रश्न, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? इनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। प्रिय मित्रों यह प्रश्न आप अच्छे से देख के जाना, एग्जाम में छपने की ज्यादा इसके चांस हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये तमाम फैक्ट थे न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से। जल्द दूसरा वीडियो अपलोड होगा प्रिय मित्रों, जिनमें ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न आएंगे। एक वीडियो संविधान से संबंधित आएगा। आप लगातार जुड़े रहें, जैसे ही वीडियो आता है उनको एक बार अच्छे से देख लें, यह आपके एग्जाम में